Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the 4th episode of Know Your Universe. गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस एपिसोड को बनाने में मैंने कितनी देर कर दी है और आप लोग नो योर यूनिवर्स के 4th एपिसोड का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। सो गाइस, फाइनली मैं ये एपिसोड आपके साथ ले आया हूँ और इसको बनाने में मुझे इतनी देर इसलिए भी लगी क्योंकि पहले मैं जो था एक बियॉन्डर के टॉपिक बना रहा था वीडियो अपनी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि बियॉन्डर के टॉपिक पे हम वीडियो बाद में भी बना सकते हैं। उससे ज़रूरी जो टॉपिक है वो है सेलेस्टियल्स का टॉपिक, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेलेस्टियल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बहुत बड़े रोल में नज़र आते हैं और आप सब फिर उस वक्त ये परेशान हो जाते हैं कि ये सेलेस्टियल्स है कौन, ये इतने पावरफुल्स कैसे हैं, ये कहाँ से आए हैं। तो इसलिए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें एक सेलेस्टियल के ऊपर वीडियो कवर करनी चाहिए जिसमें हम डिटेल में सेलेस्टियल की डिटेल्स कवर करेंगे, उनका ओरिजिन, उनका जो वर्किंग है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, और हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल के ऊपर इटर्नल्स की 2 सीरीज़ शेयर करी थी, जिसमें से एक इटर्नल वॉल्यूम 3 था और एक इटर्नल वॉल्यूम 4 था। और उन सीरीज़ के अंदर खासकर आपने सेलेस्टियल्स का बहुत बड़ा हाथ देखा होगा और उसकी वजह आपको वो कॉमिक्स देख के समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था कि सेलेस्टियल्स कौन है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और फिर मैं आपको उसमें अच्छे से, उसमें जो आपने मुझसे सवाल करे थे उसके जवाब मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दे दूँगा। तो गाइस, पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं कि ये सीरीज़ जो है हमने शुरू करी थी इसी साल जनवरी के अंदर, जिसमें मैं जो हूँ मार्वल यूनिवर्स के अलग अलग मिस्ट्रीज़ को उठाता हूँ और उनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर अब तक हम 3 एपिसोड पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें से पहला एपिसोड हमारा इटर्नल्स के ऊपर था कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर इटर्नल्स कौन है, वो कहाँ से आए, उनको किसने बनाया है। दूसरा एपिसोड हमारा था मार्वल मल्टीवर्स के ऊपर कि मल्टीवर्स आखिरकार ये चीज़ क्या है और ये किस तरह से काम करती है, तो वो भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। और तीसरी जो हमारी सीरीज़ थी वो थी क्री और स्क्रल का ओरिजिन, कि क्री रेस और स्क्रल रेस जो है वो आपस में दुश्मन कैसे बनी और इनका ओरिजिन क्या है। तो ये 3 वीडियोस में पहले बना चुका था, तो अब हमारी 4th वीडियो वो सेलेस्टियल्स के ऊपर होने वाली है। सो गाइस, मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ फ्यूचर में और शेयर करता रहूँ। सो गाइस, चलिए अब हम अपने सेलेस्टियल की वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं क्योंकि इंट्रो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मार्वल कॉमिक्स में हर कैरेक्टर के बहुत सारे ओरिजिन्स और उनकी बैक स्टोरीज हमें बताई जाती हैं। इसी तरह सेलेस्टियल की भी बहुत सारी ओरिजिन्स और बहुत सारी बैक स्टोरीज कॉमिक्स के अंदर हमें बताई गई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सेलेस्टियल्स का जो डेब्यू हुआ था मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो इटर्नल्स वॉल्यूम 1 इशू नंबर 1 जुलाई 1976 के अंदर हुआ था और इनको बनाया था आर्टिस्ट जैक कर्बी ने। जैसा कि इटर्नल्स को भी जैक कर्बी ने क्रिएट करा है, उसी के साथ उसी कॉमिक्स के अंदर सेलेस्टियल्स को भी फर्स्ट टाइम अपीयर किया गया था और वहीं से हम सब समझ गए थे कि ये सेलेस्टियल जो है ये एक बहुत ही बड़ी रेस है जिन्होंने इटर्नल्स को क्रिएट किया है और साथ ही साथ जो दूसरे ह्यूमंस अर्थ पे हैं जिनको पावर्स मिलती हैं वो भी सेलेस्टियल की वजह से ही मिलती हैं। ये बात जानने के लिए डिटेल में आप मेरी इटर्नल वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेलेस्टियल मार्वल कॉमिक्स में हमें इतने ज़्यादा खास रोल में नज़र नहीं आए और उसके बाद हमें वो दोबारा इटर्नल्स के वॉल्यूम 2 के अंदर 1985 में नज़र आए और उसके बाद बीच में हमें थॉर के कुछ इश्यूज़ में यानी एनुअल्स में हमें वो नज़र आए। लेकिन चलिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करता हूं तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ सेलेस्टियल की तरफ कि इनका ओरिजिन हुआ कहाँ है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। वैसे तो सेलेस्टियल का ओरिजिन बहुत सारी जगहों पे बताया जाता है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि यूनिवर्स के बनने से बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है और उसके बाद भी करती रहेगी और ये एक तरह के स्पेस गॉड्स हैं जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर दूसरी स्पीशीज़ के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 2017 में आई हुई द अल्टीमेट्स 2 इशू नंबर 6 जो था उसके अंदर हमें जो है एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलेस्टियल का ओरिजिन बताया गया है और ये ओरिजिन हमें बताया सेलेस्टियल का द फर्स्ट फर्मामेंट। अब आप पूछेंगे कि ये द फर्स्ट फर्मामेंट कौन है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब मार्वल यूनिवर्स जब नई शुरू हुई थी तो उसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिवर्स हुआ करती थी और उस यूनिवर्स का नाम था द फर्स्ट फर्मामेंट। तो आप अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, मैं फर्स्ट फर्मामेंट के ऊपर भी आगे फ्यूचर में जाके एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो मैं उसमें इसको डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली वो फर्स्ट फर्मामेंट बताता है कि जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो उस वक्त सिर्फ एक ही यूनिवर्स हुई करती थी और वो मैं हुआ करता था। मेरी यूनिवर्स बिल्कुल परफेक्ट हुआ करती थी क्योंकि मैं अकेला था, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे जो थी लोनलीनेस बहुत परेशान करती थी, मैं अकेला बोर हो जाता था, मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो उसी वक्त मैंने एक नई चीज़ सोची और लाइफ बनाई। मैंने बनाए सेलेस्टियल बीइंग्स जो कि मेरे सर्वेंट्स थे, मेरे खिलौने थे, वो मेरी वर्शिप किया करते थे, मेरा कहना माना करते थे। वो जो थे मेरी बहुत अच्छी तरह से खिदमत किया करते थे और मेरे यूनिवर्स के अंदर अच्छे अच्छे काम किया करते थे। तो इसलिए मैंने उनको नाम दिया एस्पिरेंट्स और ये एस्पिरेंट्स जो हैं काफ़ी सालों तक मेरी वर्शिप करते रहे और मेरे काम जो है वो करते रहे खुशी खुशी।
लेकिन ये एस्पिरेंट्स जो थे इन्होंने भी अपने तरह के और दूसरे सेलेस्टियल बींग्स बनाए, और वो जो थे इनकी तरह नहीं थे। ये लोग जो थे ये कलर्ड थे, ये लोग रेबल्स थे। मतलब जो मेरे एस्पिरेंट्स थे वो मेरे वफादार थे, वो मेरा हमेशा साथ देते थे। लेकिन जो इन लोगों ने अपने सर्वेंट बनाए थे ये इन्हीं के खिलाफ हो गए, और ये मेरी यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और हर चीज़ को हथियाना चाहते थे। तो बेसिकली गाइस आप देख सकते हैं कि ये वो सेलेस्टियल है जिनको आज हम कॉमिक्स में देखते हैं, जो कलर्ड सेलेस्टियल्स हैं। और इनसे पहले एक सेलेस्टियल्स हुआ करते थे जो एस्पिरेंट्स कहलाते थे। और वो बताता है फर्स्ट फर्मामेंट कि इस तरह जो है मेरे रेबल्स जो है उन्होंने उन कलर्ड वालों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, और इन लोगों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त वॉर छिड़ गई जो कि सेलेस्टियल वॉर कहलाती है। और ये जंग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि इसने मुझे तोड़ के रख दिया था, मुझे टुकड़ों के अंदर बांट दिया था। और इसी जंग के दौरान मेरे एस्पिरेंट्स जो हैं उन कलर्ड रेबल सेलेस्टियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लग गए थे। लेकिन तभी उन कलर्ड सेलेस्टियल्स के पास एक ऐसा खास वेपन था जिसके ज़रिए उन्होंने मेरे एस्पिरेंट्स को एक चुटकी में ही ख़त्म कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूँ गाइस, यहाँ पे जो है जो सेलेस्टियल्स हैं इन लोगों ने एक खास वेपन इस्तेमाल करा था जो कि गॉड किलर आर्मर कहलाता है। और ये आर्मर बेसिकली जो है आयरन मैन के कॉमिक्स में हमें एक बार पहले नज़र आ चुका है, और इसका जिक्र अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा किया था। और ये एक ऐसा आर्मर है जिसको बहुत, अगर हम पीछे जाएं तो कई सदियों पहले, कई यूनिवर्स पहले एक ऐसी रेस ने बनाया था जो कि आगे जाके टोनी स्टार्क की रेस का हिस्सा बनती हैं। मतलब ये डीएनए जो है टोनी स्टार्क के अंदर शामिल था। तो इस आर्मर को जो है बाद में टोनी स्टार्क भी चला सकता है, और ये सेलेस्टियल बस्टर आर्मर भी कहलाता है, या फिर गॉड किलर आर्मर भी कहलाता है। तो इसी का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल ने जो है एस्पिरेंट्स को ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ फर्स्ट फर्मामेंट जो है वो टुकड़ों में टूट गया, और वो जो था अपने बचे कुछ एस्पिरेंट्स को लेके इस यूनिवर्स से गायब हो गया। और इस तरह जब पहली यूनिवर्स यानी कि द फर्स्ट फर्मामेंट टूट गया तो उससे दूसरी यूनिवर्स बनी, और वो जो सेकंड यूनिवर्स थी इस कॉस्मोस के अंदर वो दरअसल मार्वल की फर्स्ट मल्टीवर्स थी। मतलब इससे पहले जो था जब हमारी पास सिर्फ पहली यूनिवर्स थी तो वो कोई मल्टीवर्स नहीं थी, वो सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स थी। लेकिन जब हमारी दूसरी यूनिवर्स बनी फर्स्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद तो वो एक मल्टीवर्स बनी, और इस तरह उस मल्टीवर्स के अंदर जो है वो कलर्ड सेलेस्टियल जो है उन्होंने पनाह लेना शुरू कर दी। और एस्पिरेंट जो है वो फर्मामेंट के साथ छुप के कहीं दूर ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और वो तब तक देखते रहे जब ये पहली यूनिवर्स दूसरी में बदली, और जब दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथी में, और इस तरह करते करते जब 8 यूनिवर्स बन गई। तो बेसिकली अभी जो मार्वल यूनिवर्स ऑल न्यू और डिफरेंट यूनिवर्स है वो मार्वल की 8 यूनिवर्स है। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये फर्स्ट फर्मामेंट कौन है, और ये यूनिवर्स किस तरह से टूटी, और ये फर्स्ट यूनिवर्स, सेकंड यूनिवर्स, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिएगा, ये सारी चीज़ें मैं फ्यूचर में आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ सेलेस्टियल का ओरिजिन बताना है कि ये सेलेस्टियल जो हैं ये बेसिकली हमारी जो यूनिवर्स है इससे भी पहले वाली यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन्होंने पहली यूनिवर्स को तोड़ के रख दिया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं सेलेस्टियल्स कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर कोई बीइंग इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि वो पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकती हैं और वो जो चाहें इस स्पेस और यूनिवर्स के अंदर कर सकती है, तो ज़रूर उनकी कोई ना कोई ख़ास हॉबी होगी जिसके ज़रिए वो इतने सालों से ज़िंदा हैं, वरना वो बोर होकर वैसे ही मर जाएंगे। जिस तरह के फर्स्ट फर्मामेंट बोर हुआ था तो उसने एक नई चीज़ बना ली थी। तो इसी तरह बिल्कुल मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी सेलेस्टियल की एक हॉबी है जो कि है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर विजिट करना और वहाँ के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स देना। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल किसी प्लैनेट के ऊपर विजिट करता है और वो कहलाता था होस्ट ऑफ सेलेस्टियल, मतलब जब सेलेस्टियल पहली बार किसी प्लैनेट पे विजिट करते हैं तो वो फर्स्ट होस्ट कहलाता है, और इस तरह इनके सेकंड होस्ट, थर्ड होस्ट भी होते हैं। तो इस तरह जो है सेलेस्टियल थ्रू आउट द यूनिवर्स बहुत सारे प्लैनेट्स पे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ स्क्रल्स के होम वर्ल्ड्स भी हैं जहाँ पे जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और वहाँ पे जो है 3 किस्म के स्क्रल्स बन गए थे, जैसे कि डिविएंट स्क्रल, बेसलाइन स्कल और इटर्नल स्कल। इसी तरह जो शियार एम्पायर का ग्लैडिएटर है उसके होम वर्ल्ड पे भी सेलेस्टियल जा चुके हैं और वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स करा था, जिसके नतीजे में वहाँ पे भी बहुत पावरफुल बीइंग्स पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अर्थ की, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कंसर्न अर्थ से रहता है। तो अर्थ पे तकरीबन 4 से 5 टाइम्स जो है सेलेस्टियल बीइंग्स आ चुके हैं और वो मुख्तलिफ होस्ट अपने निभा चुके हैं। तो मैं एक एक करके सारे होस्ट को जो हूँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि फर्स्ट होस्ट में क्या हुआ था, सेकंड होस्ट में क्या हुआ था। तो बात करते हैं फर्स्ट होस्ट की। तो जब सेलेस्टियल्स ने अर्थ के ऊपर पहली बार विजिट करा था तो वो तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम था, जब स्टोन एज अर्थ के ऊपर चल रही थी और ह्यूमन जो थे इवॉल्व नहीं करे थे और वो अपने ऐप वाली फॉर्म में हुआ करते थे। उस टाइम कुछ सेलेस्टियल का ग्रुप अर्थ के ऊपर आया था, उन्होंने कुछ प्रिमिटिव ह्यूमंस को उठाया था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उन्होंने 100 डिविएंट्स बनाए थे, 100 इटर्नल्स बनाए थे और 100 नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बनाए थे।
तो इटर्नल्स तो आपको पता है कि वो कौन है, जिनके पास बहुत ज़बरदस्त कॉस्मिक पावर्स होती हैं, और इसी तरह डिविएंट्स उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लेकिन इटर्नल्स जो हैं उनकी रेस जो है बहुत जल्दी ब्रीड नहीं करती है, जबकि डिविएंट जो होते हैं उनकी रेस बहुत जल्दी ब्रीड करती है। और ह्यूमंस यानी कि जो हम नॉर्मल ह्यूमंस है, लेकिन इन ह्यूमंस के अंदर ये खास बात ये थी कि इनके अंदर एक लेटेंट जीन छोड़ दिया गया था, जो कि बाद में जाके फ्यूचर में बहुत मिलियन ईयर्स के बाद म्यूटेशन का सबब बनता है, और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह जो हमारा फर्स्ट होस्ट था उसके अंदर सेलेस्टियल्स आए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करा और इन तीनों रेसेस को अर्थ के ऊपर छोड़ दिया, और उन्होंने बोला था कि हम बहुत सालों के बाद लौट कर आएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये प्लेनेट किस तरह से इवॉल्व कर चुका है। तो इस तरह फिर सेलेस्टियल का सेकंड होस्ट जो है अर्थ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 21,000 ईयर्स अगो आया था। और इस वक्त जब सेलेस्टियल अर्थ के ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे डिविएंट जो हैं उन्होंने वास्ट एम्पायर्स बना लिए हैं, और इटर्नल जो है वो इस दुनिया में छुप के रह रहे हैं, और तकरीबन डिविएंट जो है उन्होंने जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनके कबीलों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, और वो उनके सुपीरियर बन चुके हैं। और ये चीज़ सेलेस्टियल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब सेलेस्टियल अर्थ पे आए सेकंड होस्ट के जरिए तो डिविएंट्स ने उनके ऊपर अटैक करने का सोचा, लेकिन डिविएंट्स को ये नहीं पता था कि वो अपने गॉड से लड़ रहे हैं। तो सेलेस्टियल ने जो है लेमोरिया कॉन्टिनेंट जहाँ पे डिविएंट्स रहते थे उसको समंदर के अंदर डुबा दिया, और इसके नतीजे में एक बराबर में कॉन्टिनेंट हुआ करता था एटलांटिस के नाम पे। उसके साथ साथ वो कॉन्टिनेंट भी अर्थ के अंदर डूब गया। और आपको पता है जब एटलांटिस समंदर के अंदर डूबा तो वहाँ से फिर हमारी नेमोर और दूसरी जो क्रिएचर्स हैं वो बनना शुरू हो गई। और इसी तरह बताया जाता है कि अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट शेप्ड हुए हैं वो इसी सेकंड होस्ट की वजह से हुए हैं। इसी वजह से एशिया का कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट और अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स इस तरह से आज शेप के अंदर हैं, क्योंकि इतने सालों पहले जो है सेकंड होस्ट जो है सेलेस्टियल का अर्थ के ऊपर आया था, और उसने जो है लेमोरिया को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में इस अर्थ को शेप ही कर दिया। और उसके बाद थर्ड होस्ट के बारे में हमें बताया जाता है कि सेलेस्टियल जो है दोबारा अर्थ के ऊपर आए थे मॉनिटर करने के लिए अर्थ के प्रोग्रेस को। लेकिन उस टाइम के जो स्काई फादर्स थे, मतलब ओडिन, ज़्यूस, विष्णु वगैरह, इन गॉड्स ने सोचा कि वो सेलेस्टियल को जो है अब जो है अर्थ के मामलात में दखल देने नहीं देंगे, और वो आज उनको रोके रहेंगे। तो इसलिए जो है इन लोगों ने एक टीम बनाई थी जो कि स्काई फादर्स ऑफ अर्थ कहलाए थे। लेकिन ये स्काई फादर्स जो थे उन सेलेस्टियल के सामने कुछ भी नहीं थे, मतलब उन सेलेस्टियल से इन स्काई फादर्स को बहुत आसानी से हरा दिया। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ओडिन, ज़्यूस, विष्णु और जो बाकी गॉड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड्स हैं, और ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन सेलेस्टियल्स के आगे वो भी कुछ नहीं थे। और सेलेस्टियल्स ने यानी जो स्पेस गॉड्स थे उन्होंने इन्फॉर्म किया इन अर्थ गॉड्स को कि हम जो है पूरे 1000 साल बाद लौट कर अर्थ पर दोबारा आएंगे, और हम दोबारा से जज करेंगे कि ये ह्यूमैनिटी कितनी ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है। तो उस वक्त इन लोगों के पास इस बात से राज़ी होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और इसी तरह जो हमारा फोर्थ होस्ट है वो 1000 साल बाद होता है, जब ये सेलेस्टियल्स लौट के दोबारा अर्थ की तरफ आते हैं फोर्थ होस्ट के लिए। लेकिन तब भी जो है स्काई फादर्स ने एक टीम बनाई, और उस वक्त भी ओडिन, ज़्यूस, थॉर ये सारे एक साथ मिल गए और उन्होंने डिस्ट्रॉयर आर्मर बनाया ताकि वो सेलेस्टियल से लड़ सके। लेकिन जैसा कि पहले हुआ था, इस दफ़ा भी जो है सेलेस्टियल्स ने डिस्ट्रॉयर आर्मर को पिघला के बिल्कुल मेटल का बना दिया, और वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। और इसके नतीजे में बहुत सारे एसगार्डियंस भी मारे गए थे, और साथ में ओलंपियन गॉड्स भी। और इस तरह जो है मदर अर्थ गाया सामने आई, और उन्होंने एक पीसफुल रेजोल्यूशन इन सेलेस्टियल के सामने रखा। उन्होंने जो है इस अर्थ के 12 परफेक्ट ह्यूमंस जो हैं उन सेलेस्टियल के सामने रख दिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमंस होंगे, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई भी ख़राबी नहीं होगी, कोई कमी, कोई पेशी नहीं होगी, क्योंकि इसके ज़रिए इन 12 ह्यूमंस के ज़रिए सेलेस्टियल जज करने वाले थे कि ये अर्थ यानी कि आगे बढ़ेगी या फिर इसको सेलेस्टियल्स आज ख़त्म करके चले जाएंगे। तो इसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे गॉड्स इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये सेलेस्टियल्स क्या फ़ैसला सुनाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये गॉड्स भी जो हैं सेलेस्टियल्स से कितना डरते थे। और इस तरह आरशिम जो जज नाम का एक सेलेस्टियल है उसने अपनी जजमेंट सुनाई और बताया कि बिल्कुल ये अर्थ जो है रहने के काबिल है, और आज से ये कंटिन्यू रहेगी जैसे ये चल रही थी। और इस तरह जो है सेलेस्टियल्स वहाँ से चले गए। तो आज से पहले जो है हमारे पास मार्वल यूनिवर्स में ये 4 होस्ट ही थे, लेकिन 2018 में एवेंजर्स की जो नई सीरीज शुरू हुई है उसके अंदर हमें एक सीक्रेट ओरिजिन बताया गया है सेलेस्टियल का, और वो 5th होस्ट या फाइनल होस्ट के नाम से हमें बताया गया है। और हमें बताया जा रहा है कि एक सेलेस्टियल जिसका नाम प्रोजेनिटर था वो अर्थ के ऊपर सबसे पहले उसने कदम रखा था, और ये जो था वो जानबूझकर नहीं आया था, ना ही उसने इस प्लेनेट को चूज़ करा था, बल्कि वो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गया था जिसके ज़रिए वो मर रहा था, और वो हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर आके गिरा। और बताया जाता है कि जब वो हमारे प्लेनेट पर आके गिरा तो वो यहाँ बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मरना शुरू हो गया, और उसका डाइंग ब्लड जो था और उसका जो फ्लैश था उसके ज़रिए इस अर्थ की मिट्टी के अंदर अलग किस्म की पावर्स जगना शुरू हो गई। हमारी अर्थ जो है बहुत जल्दी इवॉल्व कर गई, और यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के सुपर बीइंग पावर्स पैदा होना शुरू हो गए थे। और इस तरह ये बताया जाता है कि उसके 5 बिलियन ईयर्स के बाद जब प्रोजेनेटर इस अर्थ के अंदर दफन हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो उसका पीछा करते हुए एक और सेलेस्टियल आया जिसका नाम दी फॉलन था, और ये एक और नाम से जाना जाता था जिसका नाम था
ज़ैग्रेब द एस्पिरेंट, और बताया जाता है कि ये प्रोजेनिटर का लवर था और इसको ये ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो उसने देखा कि प्रोजेनिटर मर चुका है और इससे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन उस टाइम पे जो थी एक और एवेंजर्स की टीम काम किया करती थी जिसमें ओडिन शामिल थे, फीनिक्स फोर्स शामिल थी और वो एवेंजर्स 1 मिलियन BC कहलाई थी। तो उन लोगों ने इस फॉलन का काम तमाम करा और इसको इस अर्थ के अंदर दफना दिया था। और इतने सालों से ये सेलेस्टियल जो था इस अर्थ के अंदर छुपा हुआ था और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और एक यही वजह बताई जाती है कि 2 सेलेस्टियल्स का अर्थ के ऊपर मिलना या गायब हो जाना, यही वो रास्ता जब फर्स्ट होस्ट अर्थ के ऊपर आया, क्योंकि बेसिकली वो लोग इन सेलेस्टियल्स को ढूंढते ढूंढते अर्थ के ऊपर आए थे। लेकिन जब वो इस अर्थ के ऊपर आए, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे पहले से जो है लिविंग बींग्स हैं, तो उन्होंने उनको ढूंढने के बजाय अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया और इस तरह वो बाकी की जो होस्ट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो चलते रहे। सो गाइस, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको होस्ट के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन थी कि कितने होस्ट अर्थ के ऊपर हुए हैं वो सब समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इनके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इटर्नल्स का वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 जो था वो हैवीली बेस्ड था इन सेलेस्टियल्स के फंक्शन के बारे में और ये सेलेस्टियल्स करते क्या हैं। और उसमें हमें ये बताया गया था, ये रिवील किया गया था कि एक बीइंग है फुलक्रम नाम की, जो कि इन सेलेस्टियल से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो 2 बीइंग्स को कंट्रोल करती है, एक सेलेस्टियल और एक होर्ड। सेलेस्टियल का काम ये है कि वो किसी प्लेनेट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे सीडिंग करते हैं और वहाँ के जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर सुपर पावर्स देखते हैं और उसको फिर जज करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो जज करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं अगर वहाँ पे इटर्नल्स या ह्यूमंस जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर और उनकी वास्ट मेजॉरिटी होती है तो उसकी जो पावर है वो सेलेस्टियल को सौंप दी जाती है और उसके साथ सेलेस्टियल जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उस प्लेनेट के ऊपर अगर डिविएंट्स ज़्यादा हों और उनकी हुक्मरानी हो तो वो वहाँ की जो लाइफ फोर्स है वो होर्ड को दे दी जाती है और होर्ड जो है वहाँ के पूरे प्लेनेट को ख़त्म करके सारी बींग्स को मार के वो लाइफ फोर्स फुलक्रम तक पहुँचाता है। ये दोनों जो टूल्स हैं ये फुलक्रम के हैं। फुलक्रम एक बहुत ही बड़ी कॉस्मिक बीइंग है जिसके बारे में आज तक हमें बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है, सिर्फ 1-2 कॉमिक के पेज में रिवील किया गया है। और अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली इटर्नल्स की जो 2 सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर करी हैं आप उनको देख लीजिएगा, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, अगर हम सेलेस्टियल की पावर्स की बात करें तो वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। आप जो इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए इन सेलेस्टियल्स के लिए, क्योंकि ये बेसिकली स्पेस गॉड्स हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इन्होंने इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स बनाए मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जैसे कि इटर्नल्स, डिविएंट्स और बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो म्यूटेशन है उसके पीछे भी सेलेस्टियल्स का ही हाथ है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये चाहें तो हमारे गॉड से यानी कि ओडिन, ज़्यूस वगैरह इनसे आराम से निमट सकते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ जो खास सेलेस्टियल्स हैं उनके नाम और उनके फंक्शंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा जो इनका लीडर माना जाता है वो है अराशिम द जज। ये वो सेलेस्टियल है जो कि प्लेनेट के ऊपर आके देखता है कि ये सिविलाइजेशन रहने के काबिल है या इसको मरना होगा। और एक है द ड्रीमिंग सेलेस्टियल तायामत जिसका नाम है और वो कम्युनिकेटर है इनका, और इसके बारे में हमने इटर्नल्स के वॉल्यूम 4 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था। द वन अबव ऑल, इसको आप जो है वन अबव ऑल जो मार्वल का गॉड है उससे कंपेयर नहीं कीजिएगा। ये बेसिकली सेलेस्टियल का अब रीसेंट लीडर है और ये एक ही सेलेस्टियल है जो अब इस यूनिवर्स यानी नई मार्वल यूनिवर्स के अंदर जिंदा है, क्योंकि हमें पता है कि पिछली जब यूनिवर्स खत्म हुई थी तो उसके साथ बियॉन्डर्स ने सारे सेलेस्टियल्स को मार दिया था। द प्रोजेनिटर, ये वही सेलेस्टियल है जो कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर जिसने विजिट करा था, और उसके साथ द फॉलन जो कि इसके पीछे पीछे दूसरा सेलेस्टियल अर्थ के ऊपर आया था। ऑनिक द प्रोबर, इसका काम है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर नज़र रखना और उनको इम्प्लीमेंट करना। ज़ीरान द टेस्टर, इसका काम है कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और उनको स्टेबलाइज करके रखता है। निज़ार द कैलकुलेटर, ये सेलेस्टियल्स का एक तरह का मैथमेटिशियन है और इसके पास ऐसी एबिलिटी है जो ये अपने पास से इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। जेमिना द एनालाइजर, ये वो सेलेस्टियल है जो कि लाइफ फॉर्म्स को एनालाइज करता है, उनके सैंपल्स को। जेमिनॉन द गैदरर, ये वो सेलेस्टियल जिसका काम है अर्थ के ऊपर या किसी भी प्लेनेट के ऊपर उन सैंपल्स को कलेक्ट करना लाइफ फॉर्म के, जो कि फर्स्ट होस्ट के लिए या होस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारे सेलेस्टियल्स हैं और उनके बहुत अलग अलग काम हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेलेस्टियल्स ने जो है बेसिकली काम बांटे हुए हैं, हर सेलेस्टियल का एक अपना खास काम है और वो वही करता है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये सेलेस्टियल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सकती थी मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। मैंने इसके अंदर आपको एक क्लासिक ओरिजिन भी बताया जो कि हमारे होस्ट के ज़रिए हमें बताया गया था मार्वल में, और फिर उसके बाद मैंने एक नया ओरिजिन भी बताया जो कि अभी हमें रिसेंटली बताया गया है 2018 के अंदर, और फिर मैंने एक और आपको ओरिजिन बताया है जो कि हमें अल्टीमेट्स के अंदर बताया गया है, जो कि ट्रूली माना जाता है कि सेलेस्टियल का ट्रू ओरिजिन है कि सबसे पहले सेलेस्टियल्स कॉमिक्स में किस तरह अपीयर हुए। तो बेसिकली इनको फर्स्ट फर्मामेंट ने बनाया था और ये उसी के गद्दार हैं। मतलब फर्स्ट फर्मामेंट ने बनाया था एस्पिरेंट्स को और एस्पिरेंट्स ने बनाया था ये कलर्ड सेलेस्टियल्स को, लेकिन कलर्ड सेलेस्टियल्स जो थे वो एस्पिरेंट के ऊपर और फर्स्ट फर्मामेंट दोनों के ऊपर हावी हो गए और उन्होंने फर्स्ट यूनिवर्स को तोड़ दिया था। सो गाइस, अब मुझे बताइएगा कि आपको फर्स्ट फर्मामेंट और ये जो यूनिवर्स की स्टोरीज है इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसके ऊपर फ्यूचर में एक वीडियो तैयार करना शुरू कर दूँ।
साथ ही साथ ये सेलेस्टियल की वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि आप सबको पता है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इटर्नल्स की मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है फेज़ 4 की। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बदल के रह जाएंगी। तो उस मूवी के अंदर हमें सेलेस्टियल का एक ब्रीफ अपीयरेंस दिखाया जाएगा, उनका जो वर्किंग है वो हर चीज़ हमें उस मूवी में फर्स्ट टाइम दिखाई जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपको पहले से सेलेस्टियल्स के बारे में कुछ पता हो कि कॉमिक्स में सेलेस्टियल थे क्या और उनकी वर्किंग्स वगैरह क्या थी, ताकि आप जब मूवी देखने जाएँ तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो। सो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ख़ासकर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि यूट्यूब पे हर किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, हम नो योर यूनिवर्स की हर वीडियो के अंदर एक लाइक टारगेट रखते हैं। तो इस बार मैं उम्मीद से बढ़कर 300 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, और जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको बिल्कुल पूरा कर देंगे। सो गाइस, जल्दी से लाइक बटन को स्मैश करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।